हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि। ठीक है, कृषि के कार्य। इसमें जो टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक है कृषि। कृषि क्या है? ठीक है। दूसरा है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र। तीसरा है कृषि के प्रकार, इसके प्रकार। और चौथा है आपका किस प्रकार का कृषि, कौन सा फसल उगाया जाता है भारत में और अमेरिका में। ठीक है, चौथा। पांचवा है बीज के प्रकार। जो बीज हम लोग उगाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बीज लगाना चाहिए, ये सब सारे इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारे चैनल में क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर, पाठ परिचय तथा एमसीक्यू, हर चैप्टर से एमसीक्यू, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न में होगा, फाइनल एग्जाम। इसीलिए आप लोग अगर हर चैप्टर से एमसीक्यू कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, चैप्टर पर नज़र डालते हैं। गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ये जो तीन दोस्त थे, गुरप्रीत, मधु और टीना, ये तीनों एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को देखा, को खेत की जुताई करते हुए देखा। उन्होंने एक किसान को क्या जुताई करते हुए? खेत का जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसान ने क्या कहा? उन लोगों से कहा कि गेहूं का बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। और मृदा को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए वो क्या डाला? अभी खेत में अपना खाद डाला। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। उसने बच्चे को बताया कि ये जो हम खनिज जो अब जो ज़्यादा मात्रा में हम इसमें उपजा रहे हैं वो क्या होगा? अच्छी कीमतों में बिकेगा। जहाँ से उसने आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। और उसे कहाँ ले जाया जाएगा? खनिजों को उठाकर उसे फैक्ट्रियों में ले जाया जाएगा, जिसके बाद वह उससे क्या बनाएगा? बिस्किट बनाने का कार्य करेगा, उससे रोटी बनाएगा, डबल रोटी बनाएगा। ठीक है, तो वो सारे कार्य करेंगे। आगे देखिए, पौधों से परिष्कृत उत्पादक का रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये 3 क्रिया सम्मिलित हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न से निष्कृत है। प्राथमिक क्रिया का उन चीज़ों से सम्मिलित है जो प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि कार्य हो गया, खनन हो गया, आपका जो जो शिकार करते हैं वो हो गया। कृषि मत्स्य संग्रहण, जिसको बोलते हैं शिकार करना, संग्रहण एक अच्छे उदाहरण है। क्या है? एक अच्छे उदाहरण। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसरण से संबंधित हैं और द्वितीय क्रियाएं जो इस संसाधनों से प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रसंस्करण मतलब इससे रिलेटेड संबंधित है। प्राथमिक क्रिया से जो जितने भी कृषि कार्य के जो भी हम लोग उत्पादन से मिलता है उसको द्वितीय क्रिया में विनिर्माण करके उसे हम लोग बेचते हैं, चाहे उसमें कुछ करते हैं। विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। विनिर्माण जो है, जो जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग अगर पेड़ पौधे को अगर प्राथमिक क्रिया से लेते हैं और उसको फैक्ट्रियों के द्वारा ले जाके और द्वितीय क्रिया में करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, दूसरे परिवर्तित करते हैं, तो उससे क्या होता है? उसको हम द्वितीय क्रिया के अंतर्गत डाला जाता है। द्वितीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के कार्यों की सेवा निर्वहन प्रदान करती है। और तृतीय क्रियाएं जो है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जो भी चीज़ होता है उसको तृतीय क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ये सारे क्या हैं? तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। कृषि का प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया। फसलों, फलों, सब्जी उगाना, पशुधन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न है। विश्व में जो है 50% लोग क्या है? कृषि कार्यों में संलग्न, मतलब कृषि कार्यों में लिग्न है, कृषि कार्य करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत का जो 2/3 जनसंख्या है, ठीक है, वो अब तक अभी भी कृषि कार्यों पर निर्भर है। 4/3 में 2/3 जो है
कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थल कृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अनुकूल स्थल कृति, स्थल कृति का मतलब उस स्थान का जो मौसम है वो अनुकूल होना चाहिए, और मृदा जलवायु सब भी क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिन भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। जो भूमि पर फसल उगाया जाता है वो क्या कहलाता है, कृषिगत, कृषि कार्य के लिए उत्पादित भूमि। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व की उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान है। जो कृषि कार्य, जो क्रियाकलाप जो संगठित है, जो किया जाता है, वो उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे उपयुक्त कारक विद्यमान है। जो सब कारक विद्यमान है वहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें आप लोगों का कुछ दिया हुआ, आइए जानिए। कृषि के अंतर्गत रेशम, मत्स्य पालन, दक्षा, उद्यान कृषि सब कुछ दिया है, ठीक है। आगे देखिए, कृषि तंत्र क्या है। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र से के रूप में देखा जा सकता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में, एक माध्यम से देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनीकृत और श्रमिक हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश, निवेश जिसे होता है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना पैसा लगाते हैं तो वो निवेश हुआ, तो उसमें बीज, उर्वरक, मशीनीकृत, श्रमिक, ये सब हम लोग निवेश करते हैं। हम लोग श्रमिक मजदूर को लगाते हैं, मशीनीकृत उससे मशीन के द्वारा हम लोग उसको करते हैं, उर्वरक खाद डालते हैं, और बीज हम लोग डालते हैं जो हम लोग को बीज बोते हैं। जुताई बुनाई, सिंचाई निराई कटाई, इसकी कुछ सक्रिय हैं, वो सब सारे क्या हैं, कुछ सक्रिय हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। और इस तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, फसल उत्पादन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार, अब क्या है, कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से उगाई जाती है। विश्व में जो कृषि किया जाता है वो अन्य प्रकार से उगाया जाता है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और भौतिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि के भौगोलिक दशा और इसके उपजाऊपन मिट्टी को देखते हुए इसको दो वर्गों में मतलब कि विभाजित किया गया है, बांटा गया है। क्या है भाई, ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। क्या है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि कुछ कृषक परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार का जो कृषि है वो कृषक परिवारों मतलब उसके परिवार का पालन पोषण के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम उपजाऊ किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसको किया जाता है, जैसे हल के द्वारा, कुदालों के द्वारा, बैलों के द्वारा इस खेती को किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकरण किया जा सकता है। इसे निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे है गहन निर्वाह कृषि। मुँह तोड़ वो चपड़ो मतलब सुअर साला कहीं का, कुत्ता कहीं का। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रमिकों से खेती करता है। इसमें क्या करता है कि गहन निर्वाह कृषि में छोटे किसान जो होते हैं, छोटे स्तर पे, छोटे भूखंड, भूमि का छोटा सा टुकड़ा में साधारण औजारों से अधिक श्रमिक खेती करते हैं। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। और अधिक मात्रा में अगर देखा जाए औजारों को, तो अधिक मात्रा में खेती जो होता है, ठीक है, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु भी एक सामान्य मात्रा में चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, युक्त जलवायु चाहिए। उर्वरक मृदा का मतलब होता है वो फसल जिसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल मिले तो जलोढ़ मृदा देश के सबसे महत्वपूर्ण मृदा में से एक है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊपन मृदा है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, और उसमें क्या हो सकता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। आगे है चावल, मुख्य फसलें होती है। चावल क्या है, मुख्य फसल। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। चावल एक मुख्य फसल है जिसमें से अन्य फसल जो है वो गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिल है। ये सारे अन्य फसल चावल के बाद उपजाने वाले फसल में से है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी में प्रदेशों में प्रचलित है। और गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस में से, प्रचलित में से है। आधुनिक निर्वाह कृषि क्या है, ये स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, और पशुचारण भी वही हुआ कि यहाँ किया वहाँ किया, तो इस प्रकार का
होता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन धन प्रणाली भी कहा जाता है, जिसे का एक जगह साफ करके काट के वहाँ पे आग जला के और वहाँ पर खेती किया जा सकता है। हाँ रे, तुम लोग धीरे नहीं बोल सकता रे। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि जो है सबसे ज़्यादा फेमस जो है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो स्थानांतरित कृषि किया जाता है वो कहाँ पे है? उष्ण कटिबंधीय और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में प्रचलित है। ये भारी वर्षा वाले वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र हैं। भारी वर्षा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वर्षा होता है और यहाँ का उत्पादन शक्ति जो है, उत्पादन मृदा का उत्पादन शक्ति जो है, पेड़ पौधे जो उपजते हैं वो भारी ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा पैदावार होता है। ठीक है। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। यहाँ के वृक्षों को काटकर और उस स्थल को जलाकर साफ किया जाता है। जलाने के बाद जो राख बचता है वो खाद का काम करता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और जो राख मिलता है उसको मृदा मिट्टी में मिलाया जाता है, पलटा जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कस्बा जैसी फसल उगाया जाता है। और मक्का जैसे रतालू, आलू सब कस्बा जो है वो सब का तरह फसल उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और वहाँ पे जब उर्वरक शक्ति उसका समाप्त हो जाता है, जब फसल कम देने लगता है तो वहाँ का भूमि को सब छोड़ देते हैं और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है और वहाँ का जो कृषि है, जो वहाँ जो कार्य करता है वो नए भूखंड मतलब नई भूमि की ओर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन धन प्रणाली कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? कर्तन धन प्रणाली कृषि के रूप में भी कहा जाता है। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, हम लोग झारखंड में भी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है इसको, स्थानांतरित कृषि को। मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लद्दाख में, मलेशिया में। ठीक है। इन सभी चीज़ों में, इन सभी जगहों में इन नाम से जाना जाता है। अब है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। जो कृषि है वो आपका राजस्थान और जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ का जो लोग है एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को चराते हुए जाते हैं, अपने जगह बदलता रहता है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं और इन जगहों के जो लोग हैं, इन जगहों के जो पशु चारक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बंधुओं को भूभाग के प्रतिरूप क्रियाओं उत्पन्न होती है और इन जगह की जो गतिविधि होता है, इन जगहों का जो जलवायु बदलाव जो होता है वो भूभाग के प्रतिक्रिया को उत्पन्न होता है। वहाँ के स्थान के जिस प्रकार का वहाँ मौसम है, जिस प्रकार स्थान है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। पशुचारक मुख्य भेड़, ऊँट, मवेशी, यांक और बकरियां पालते हैं। पशुचारक जो होता है, जो पशुपालक जो होता है, जो चराता है पशुओं को, वो ज़्यादातर भेड़, ऊँट, मवेशी, यांक और बकरियां पालते हैं। ये पशुओं और उनके परिवारों के दूध, मांस, ऊन, खान और उत्पादन करते हैं। ये सारे उनको फायदा करते हैं। अब है वाणिज्यिक कृषि। क्या है? वाणिज्यिक कृषि दूसरा जो पढ़े थे। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि जो ज़्यादातर जो वाणिज्यिक कृषि किया जाता है ये सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, ना कि उसको घर में खाने के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि और क्षेत्र में अधिक पूंजी उपयोग किया जाता है। इसमें विशिष्ट कृषि मतलब जैसे अगर हम पंजाब का एक लोकेशन लें, पंजाब का जो राज्य है उसको हम एग्जाम्पल में लें, तो वहाँ देखा जाता है कि एक किसान के पास 1-2 कट्ठा नहीं होता है। एक किसान के पास कम से कम 20 एकड़, 40 एकड़ इस तरह का भूमि होता है और उस भूमि पर वो ज़्यादातर से फसल बेचने के लिए किया जाता है। गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ किया जाता है। क्यों? सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं पंजाब से ही हम लोग को पूरे देश में आता है, पूरे देश में मिलता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित और कृषि रोपण कृषि कहलाती है। और इसका जो कृषि किया जाता है सो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट होता है मशीनों पर। मशीनों के द्वारा ही कृषि किया जाता है। मशीनों के द्वारा इसे बोया जाता है, मशीनों के द्वारा इसको काटा जाता है, मशीनों के द्वारा इसको साफ किया जाता है, मशीनों के द्वारा इसको पैकिंग किया जाता है, मशीनों के द्वारा इसको भेजा जाता है, सब मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है और वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है उसमें जो मुख्य उसका उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? फसल जो उद्देश्य होता है उगाई जाती है वो सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है। गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। गेहूँ और मक्का जो है वो सामान्य स्तर से उगाने जाने वाली मतलब कि जो हर जगह मिलता है उस प्रकार का फसल एक है।
उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। और उत्तर अमेरिका का जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका है, शीतोष्ण घास के मैदान है, ये वाणिज्यिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। ठीक है, आगे है, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। ये जो क्षेत्र है ये विरल आबादी मतलब जहाँ पे कोई तरह का जनसंख्या नहीं पाया जाता, दूर दूर तक कोई जनसंख्या नहीं है, उन क्षेत्रों में एक खेत के आकार का सब किसान बनाकर और वहाँ पे पानी को संग्रहित करते हैं और वहाँ पे अपने फसल को बोते हैं। अधिकांश ठंड वर्तमान काल को बाधित करती है। अधिकांश ठंड, अगर ज़्यादा ठंड पड़ता है तो जो गेहूं है उसके बाली में दाना नहीं बन पाता, क्योंकि उसे धूप भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाता। एक पेड़ को सब कुछ चाहिए, धूप भी चाहिए उसको, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है, तो वो भी चाहिए आपको, उसको मिनरल्स जो जड़ से लेता है, पानी भी चाहिए उसको, मतलब सब कुछ नियमित मात्रा में चाहिए, तब जाके एक पेड़ तैयार होता है। अगर आप फसल को लगाते हैं, आपके खेत के आसपास में अगर पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे के नज़दीक में अगर आपका फसल लगा हुआ है, तो आपका जो धूप में फसल है और जो पेड़ के छाया में फसल है उसमें आप अंतर देखिएगा। पेड़ के छाया के पास जो फसल लगा रहेगा उसमें आपका अनाज नहीं आएगा, और जो धूप में रहेगा उसमें भरपूर मात्रा में अनाज भरा रहेगा। कारण यही है कि उसको, एक पेड़ को सब कुछ चाहिए, वो चाहे वो सूर्य का लाइट हो, चाहे मौसम हो, चाहे पानी हो, चाहे मिनरल्स हो, सब कुछ मात्रा में चाहिए, केवल उगाई जा सकती है। अब है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मतलब हर प्रकार की कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि जो है वो ज़्यादातर जो उसका उद्देश्य है भोजन के चारे मतलब गाय के चारे, जो पशुपालक होते हैं उसके चारे के लिए उगाया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये इन देशों में प्रचलित है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि किसका प्रकार है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यह चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एक एकल उगाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, चाय उगाया जाता है, कहवा उगाया जाता है, काजू है, रबड़ है, केला है अथवा कपास की खेती। और आपको पता होगा कपास जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर जो कपास का खेती होता है वो काली मृदा में कपास का खेती होता है। काली मृदा, इसे काली कपास भी कहा जाता है, इसका नाम है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम की पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पैसा का इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके इसको खेती इसमें किया जा सकता है। उत्पादन एवं प्रसंस्करण खेती या पर या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इसका उत्पादन का प्रसरण मतलब इसे अलग काट के, इसे पेड़ पौधे से काट के इसको अलग जो किया जाता है वो मशीनों द्वारा उद्योगों से किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि की परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। और इस प्रकार परिवहन जाल का मतलब हो गया कि हर क्षेत्र से इसमें क्या लगता है, मशीनीकृत का उद्देश्य होता है, मशीनीकृत का इसमें काम लगता है। जैसे ट्रैक्टरों द्वारा इसे जोता जाता है, फिर अन्य मशीनों द्वारा इसे बोया जाता है, अन्य मशीनों द्वारा इसे काटा जाता है, अन्य मशीनों द्वारा इसे पैकिंग किया जाता है रफ करके। तो ये अन्य प्रकार के मशीनों द्वारा क्या किया जाता है, इसमें मशीनों का एक परिवहन का एक जाल है। एक तरह से सभी परिवहन का यहाँ पे कार्य होता है, सभी परिवहन का कार्य लगता है, क्योंकि बड़े पैमाने के स्तर पर, बड़े पैमाने का जो क्षेत्र होता है, बड़े पैमाने में जो खेत होते हैं उसमें श्रमिक जो मजदूर हैं वो उतने मात्रा में उतनी जल्दी काम नहीं कर सकते, इसलिए मशीनों से किया जाता है। रोपण कृषि के मुख्य उद्देश्य विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और रोपण कृषि का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो रोपण कृषि पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया के रबर, ब्राजील में कहवा और भारत में श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कुछ देशों के। अब हम लोग के मुख्य फसलें, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य फसलें हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अभी के मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में फसल उगाया जा रहा है, तो वो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ रहा है और खाने का भूमि कम हो रहा है, उपजाने का भूमि कम हो रहा है, जिसके कारण ये देखा जा सकता है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करता है। फसल जो होता है कृषि कार्य के लिए सबसे आपूर्ति जो करता है, उद्देश्य जो उसका होता है कच्चे माल की आपूर्ति जो होता है वो खाने के लिए खाद्य पदार्थ में किया जाता है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य फसल खाद्य फसल है। और जो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ये सारे क्या है, मुख्य खाद्य फसल, खाने वाला फसल है। ठीक है। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास जो है ये कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। रेशेदार मतलब पिल्लू, जो एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जिससे इसे निकाला जाता है कपास को, ये रेशेदार फसल जो होता है। चाय, कहवा मुख्य उद्देश्य पे फसल है।
चाय और कहवा जो है वो पेय फसल है, पीने का फसल है। अब है हम लोग का गेहूं। गेहूं क्या है? गेहूं के वर्तमान के मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन की तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं जो है वर्तमान मात्रा में क्या है? कटाई, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं जब काटे जाता है तो तेज धूप की आवश्यकता है, तब जाके उसका बाली जो है, जो गेहूं का बाली जिसको बोलते हैं, इसमें अनाज होता है, दाना होता है, वो पकता है पूरी तरह से। इसका विकास सुअपवाहित दुमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। और इसका जो विकास है सुअपवाहित दुमट मिट्टा एक मृदा है जिसमें सर्वोत्तम ढंग से पाया जाता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विस्तृत रूप में पाया जाता है। और संयुक्त जो गेहूं ज़्यादा मात्रा में जो फसल होता है इन सभी देशों में पाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में यह ठंडे दिनों में उगाया जाता है, क्योंकि ठंडे दिनों में सब कुछ इसको अनुकूल मात्रा में मिलता है। आगे है मिलेट। मिलेट क्या है? ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। ये क्या है? मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। ये कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। और ये कब उगाया जाता है? कम उपजाऊ वाले क्षेत्र और बलुई मृदा में। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च मध्य तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये क्या है? ये जिसे कम वर्षा मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम वर्षा होनी चाहिए, उच्च मध्यम तापमान होना चाहिए और पर्याप्त सूर्य की प्रकाश होनी चाहिए। जितना इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश होनी चाहिए। ज्वार बाजरा रोग रागी भारत में उगाए जाते हैं। ये सारे किस्में भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजीरिया के इनके अन्य उत्पादक देश है। नाइजीरिया और चीन नाइजर के अन्य देश हैं, ठीक है, जिसमें ये उगाए जाते हैं। अब क्या है? मक्का। अब देखिए, मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। किसे? कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। कॉर्न आप लोग देखते हैं, अगर शहर में रहते होंगे तो अगर कॉर्न लिए होंगे, अभी तक नहीं लिए होंगे तो अब कभी लीजिएगा, तो वो एक गेहूं का दाना होता है। कॉर्न को लीजिए, उसको ला के कुकर में डालिए, तो एक जैसे फुटकता है वैसे फुटक के वो खाने लायक होता है, ठीक है। तो कॉर्न उसी को कहा जाता है। गेहूं को, ये मकई के दाना को कौन कहता है? मक्का को। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में धूप होना चाहिए मक्का में, ठीक है। अधिक कम वर्षा हो तब भी चलेगा, मध्यम तापमान होना चाहिए। सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, और जो मृदा उपजाऊ हो पहले से है उसी की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत के मैक्सिको में उगाई जाती है और इन देशों में उगाया जाता है। अब है कपास। क्या है? कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए, इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित तेज चमकीली धूप होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए यह काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। यह काली जलोढ़ मृदा में, इसलिए इसे काली कपास भी कहा जाता है, सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सारे देश जो हैं एक कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश में से एक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, और सूती वस्त्र जो बनता है वो कपास से ही बनता है, इसीलिए उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल ही बोल सकते हैं, कच्चा माल में से एक है। अब क्या है? पटसन। क्या है? पटसन। इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किसके नाम से? सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। यह किस मृदा में होता है? जलोढ़ मृदा में। और क्योंकि जलोढ़ मृदा भारत की विश्व की सबसे उपजाऊपन वाला मृदा में से एक है, ठीक है। यह उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होनी चाहिए। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। और क्या हो जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत, बांग्लादेश पटसन अग्रणी उत्पादक है। भारत, बांग्लादेश जो है वो पटसन के अग्रणी उत्पादक में से एक है। यहाँ आपका दिया कॉफी पौधों की खोज किसने की? कॉफी की खोज विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। यह लगभग 850 काल के नाम से अरबवासी के जो बकरी चराने वाले लोग थे उन्होंने इसका खोज किया था। बकरी वाले जब चरा रहे थे तो इन्होंने, जब बकरी उसके जो चर रहे थे उसने जब कॉफ़ी के पत्ते को खाया तो बहुत ही उसको अच्छा लगा, बकरी को, वो उछलने लगा, ठीक है। बकरी जो उछलने लगी और वो मस्ती से खाती थी, तो उसने जब देखा कि भाई ये क्या है, उसने जब टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छा लगा उसको, नमकीन, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर देश को विदेश को बताया।
ठीक है, कॉफी का समझ गए कैसे कैसे हुआ। आगे है, कट गया थोड़ी, आगे है चाय हो गया, कॉफी हो गया, चाय। अब देखिए चाय का क्या है सो, चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। चाय एक बागान में, एक बागान के रूप में उगाया जाता है। ये पेय फसल मतलब पीने वाला फसल है। इसकी कोमल पत्तियों में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्षा भर संवहित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसका जो कोमल पत्ती है, इसका पत्ती जो है बहुत कोमल होता है, उसके लिए इसे शुष्क मौसम भी चाहिए, शुष्क जलवायु चाहिए। इसके लिए सुव्यवस्थित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, ठीक है। और इसमें इसको कटाई करने के लिए, कटिंग करने के लिए, इसके पत्ते को कटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मजदूर चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि का विकास। क्या पढ़ेंगे? कृषि का विकास। कृषि विकास एक संबंधी बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। कृषि का जो संबंधित जो बढ़ती जनसंख्या, अभी जितने मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में देश विदेश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसको पूरा करने के लिए कृषि एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा की ओर जाने वाले प्रयासों से है। और इसमें कृषि का विकास में क्या पढ़ना है कि किस प्रकार कृषि में हम प्रयास कर सकते हैं, कृषि को किस प्रकार हम बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका फसल उत्पादन करवा सकते हैं। यह कई तकनीकों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कई तकनीक है, कई तरीके हैं जिससे प्राप्त किया जा सकता है। जो बोए गए क्षेत्र है उसका विस्तार करके, कोई बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उच्च उत्पादक वाले बीजों को प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकृत कृषि की विकास का अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। हम इसमें सुधार इस प्रकार कर सकते हैं कि इसका नियमित मात्रा में जो भूमि का क्षेत्र है, जो खेतों द्वारा है, खेतों जो है उसमें हम नलकूप लगाएं, तो नलकूप के द्वारा हम पानी से खेती कर सकते हैं, तो उसका सुधार हुआ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खा के वेस्ट करते हैं घर से, उसे हम इसमें डालें, ठीक है। गोबर को डालें, ज़्यादा मात्रा में उपजाऊपन होगा। इससे हम लोग हल चला के छोड़ दें पूरे साल, इसमें धूप लगेगा, जिसके बाद ये मिट्टी उपजाऊ शक्ति इसका बढ़ जाएगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना फसल उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार कर सकते हैं। तो ये हम अगर पहलू कुछ अपना कदम बढ़ाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य अगर अपना कदम किसी भी चीज़ की ओर अगर ले जाए तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति होता है। अभी क्या है, मनुष्य अपना कदम जो है वो प्रकृति से छोड़ता जा रहा है और अपना जीवन लाइफ को जीने के लिए, आरामदायक करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके वजह से अभी गांव का जो डिग्री सेल्सियस देखा जाता है, टेम्परेचर गर्मी दिनों में देखा जा रहा है, वो हो रहा है 46, मतलब 46 डिग्री सेल्सियस। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। तो कारण यही है कि पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे को काट के हम लोग बेड बना रहे हैं, पलंग बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। आगे है, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। कृषि का जो विकास हुआ है विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, और जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है तो वहाँ पे गहन कृषि किया जाता है। गहन कृषि जिसमें पूरे साल एक खेत में 3-4 बार फसल उगाया जाता है। जहाँ छोटी जोतों समानांतर जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे छोटी जोतों मतलब छोटे छोटे आकार के खेत हैं, वहाँ पे जुताई करते हैं और वहाँ फसल उगाए जाते हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती है। और बड़ी जोतों मतलब बहुत बड़े आकार में क्षेत्रों को जोता जाता है, बहुत बड़े आकार, उसमें क्या है, सिर्फ वाणिज्यिक कृषि के उद्देश्य से किया जाता है। कृषि वहाँ पे सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है, ना कि अपने जीवन अपन खाने पीने के लिए घर में उसका उपयोग करने के लिए नहीं। वाणिज्यिक कृषि में सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन कौन सा देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आओ दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका, वास्तविक विद्वानों की सहायता से विकासशील देशों की कृषि के विषय में जाने। हम लोग दो देश का अंतर देखेंगे, भारत में किस प्रकार कृषि है और अमेरिका में किस प्रकार कृषि है, तो इसमें विभिन्नता पाएंगे। तो देखते हैं क्या है। सो भारत का फार्म, भारत का कृषि, इसमें जो आपका है ये हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। ये जो आपका दिया है सो, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसे शॉर्ट में बताते हैं। इसमें एक जिला होता है उत्तर प्रदेश का, जो गाजीपुर जिला, और उसमें अलीदाबाद का एक छोटा सा गांव है। क्या है? अलीदाबाद एक छोटा सा गांव है, ठीक है। उसमें किसान रहता है, किसान का नाम है मुन्ना लाल।
क्या है, मुन्ना लाल। तो उसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन होता है, ठीक है। और जो कृषि करता है वो अपने साधारण औजार हल और बैल के थ्रू करता है। तो धीरे धीरे उसको जब सरकारी योजनाओं के बारे में पता चला तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ सरकारी दफ्तर में जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में। और वहाँ पर जाके वो पता करता है कि हम किस प्रकार अपने खेतों में फसल ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो जब वहाँ पे उसको मिलता है, उसका प्रसारण मिलता है, तो उसको वह क्या करता है, एक भाड़े में ट्रैक्टर लेता है, ट्रैक्टर से जुताई करता है, ठीक है। 1.5 हेक्टेयर मतलब बहुत बड़ा ज़मीन हो गया ना। तो वह भाड़े में एक ट्रैक्टर लेता है और ट्रैक्टर से जुताई कर लेता है। और कुछ मित्र बैलों से जोतते रहते हैं। परंपरागत कृषि का समीप नलकूप जिन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े में लेता है। और एक नलकूप, उसके खेत के बगल में दूसरा एक नलकूप लगा हुआ है पानी का, जो वह किसान उस नलकूप को पैसे पे लेता है, ताकि पैसा दे के वह और पानी को अपने खेत में लाने के लिए वो देता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस, 2 मुर्गियाँ भी हैं। उसके पास भैंस भी है और मुर्गी भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। और एक भंडारा चलता है, निकट के सहकारी भंडारा। भंडारा मतलब जो गरीबों को ऐसे ही खिलाया जाता है, फ्री में, मुफ्त में खिलाया जाता है, तो भंडारा इसमें चलता है। वहाँ वह सदस्य है, वहाँ का एक सदस्य है मुन्ना लाल। सहकारी समिति जानवरों के लिए चारे प्रकार, पशुचारण के स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। और वो क्या करता है, कृषि जो कार्य जो करता है वो प्लस वो एक समिति भी है अपने क्षेत्र में, एक समिति का एक सदस्य भी है, जिसकी वजह से वह पशु के चारे मतलब भैंसों के चारे के, मुर्गे चारे के लिए वह सरकारी योजनाओं की तरफ से सुझाव लेता है कि क्या इसको खिलाना चाहिए जो ज़्यादा मात्रा में दूध दे, क्या खिलाना चाहिए मुर्गी ज़्यादा बढ़े। तो वो सारे जो है वो सलाह लेता है। कृषि के विविध प्रकार पर्यावरण के कार्यों में परिवार के सदस्य उनकी सहायता करते हैं। और वो कृषि कार्य जो करता है उसके परिवार और उसके फैमिली वाले पूरे उसमें सहायता करते हैं, कृषि साथ में करते हैं मिलके। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों को उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों से खरीदने के लिए ऋण लेता है। और वह कभी कभी क्या करता है, बैंक से पैसा लेता है, उधार लेता है कृषि कार्य करने के लिए। कृषि पे भी लोन मिलता है, तो वो सब कार्य करने के लिए वो लेता है। सन मतलब लोन लेना। वह अपने उत्पादन को निकट शहर में स्थित मंडी में बेचता है। और वह जितना उत्पादन उसका होता है पूरे हेक्टेयर में, वह निकट वाले बाजार में उसको बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधा की कमी होती है। और किसी एक बड़े जो किसान होते हैं उसके पास भंडार गृह होता है, लेकिन छोटे किसानों के पास भंडार गृह नहीं होता, तो उसके पास सुविधाएं नहीं होती है। इसलिए बाजार में अनुकूल व ना होने वाले अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। और वह इस मौसम हो चाहे ना हो, कम पैसे में भी वो अपना फसल को बेच देते हैं। कारण यही है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण का सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। और अभी का अगर भारत में देखा जाए तो 2015 के बाद से सरकार द्वारा एक दिया गया है, क्या दिया गया है, भंडार गृह में अनाज को रखने पे खराब नहीं होता। वहाँ पे अनुकूल पर्यावरण अनुकूल वहाँ पे जल बनाया जाता है, मौसम को बनाया जाता है, जिससे किसी भी अनाज में कीड़े उड़े पतंगे नहीं लगती। अब हम लोग को पढ़ना है, लास्ट है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए का फार्म, यूएसए का खेती किस प्रकार होता है, उसका उस तरह वहाँ का किसान किस प्रकार की खेती करता है। तो अगर देखा जाए तो भारत में क्या, विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छा कृषि जो किया जाता है वो अमेरिका में। वहाँ का कृषि 4 व्हीलर से कृषि करने के लिए जाता है, इतना वहाँ पे सुविधा है, ठीक है। तो देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म औसत आकार की भारतीय तुलना में बहुत बड़ा होता है। अगर भारतीय तुलना में, भारत का हमने बताया था अभी, मुन्ना लाल का जो जमीन था वो कितना था, 1.5 हेक्टेयर, मात्र 1.5 हेक्टेयर। और वहाँ पे कितना होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक किसान के पास लगभग 250 हेक्टेयर, कितना, 250 हेक्टेयर। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, किसमें, फार्मिंग करता है वो, मतलब एक जगह बना हुआ फार्म टाइप में, जैसे मुर्गी शेड होता है, फार्मिंग होते हैं ना, उसी तरह फार्म किया जाता है। एक बड़े से क्षेत्र में, बड़े से एरिया में वो कृषि करता है, फार्मिंग करता है। मक्का, सोयाबीन, गन्ना, चुकंदर उगाई जाती है, ये सारे फसलें उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य पश्चिम एशिया स्थित ओवास राज्य के किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वह आवश्यक अस्वस्थ हो कि मृदा, जल और संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरा कर देंगे। जब वो अस्वस्थ होता है, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है कि नहीं ये मौसम में हम ये फसल उगाया जा सकता है, तभी वो खेती करता है। यहाँ भारत की तरह नहीं कि कभी भी कोई भी मौसम में कोई भी खेती लगा दिए, फसल हो चाहे ना हो। अगर सावन के दिनों में अगर पानी गिर रहा है तो लगाएं, नहीं गिर रहा है तो भी लगा दिए। तो इस तरह नहीं, वहाँ जब फसल
जब मौसम बनता है तभी वहाँ पे फसल लगाता है। का नुकसान पहुंचाने के पीड़कों के पर्याप्त जाते हैं, और जब नुकसान पहुंचता है, कीट पतंगे लग जाते हैं, तो वहाँ पे छोटा फाइटर जेट समझ रहे, फाइटर जेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन छोटा एरोप्लेन एक छोटा आकार में आता है, ठीक है, उससे वहाँ पे दवा छिड़का जाता है। इतना प्रचलित है अमेरिका कृषि कार्यों में, ठीक है। समय समय पर वह मृदा के नमूनों परीक्षण प्रयोगशाला में भेजता है, और जब एक फसल उगाता है तो दूसरे फसल उगाने के पहले वो उसको मृदा का परीक्षण किया जाता है, उसका जांच करने के लिए जांच घर भेजा जाता है कि मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपज है या नहीं। ये परिणाम जो हॉर्न के वैज्ञानिकों ने कार्यक्रम की योजना बनाने की मदद करे, कंप्यूटर के उपकरण से जुड़ा हुआ है, उसे खेत के अर्ध तस्वीर देता है। और वह इसमें क्या करता है, खेत में कैमरा लगाए जाते हैं, जगह जगह पे कैमरा लगाए जाते हैं, ताकि एक जगह बैठ के पूरे क्षेत्र का हम लोग आकलन कर सके कि कहाँ पे मेरा फसल खराब हो रहा है, कहाँ फसल मेरा ठीक हो रहा है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आवश्यकता के प्रयोग की मदद करता है। अब ट्रैक्टरों, बीजों, बोनों मशीनियों, समतल संयुक्त हेक्टेयर थ्रेशर उपयोग संबंधित कृषि संबंधित संग्रहों से करता है, और ये मशीनों द्वारा करता है, थ्रेशर द्वारा करता है, अन्य प्रकार के मशीनों द्वारा उसको खेती किया जाता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। अनाज जो है स्वचालित मतलब खुद उसको भंडारगिरी में रखा जाता है, बाजार अधिकरणों में भेजे जाते हैं, उसके बाद वहाँ से पैकिंग करके बाजार भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यावसायिक तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहारी किसान की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक ठेकेदार, उस तरह वहाँ का किसान काम करता है, अपने खेत में ठेकेदार की तरह काम करता है, ना कि भारत का खेती जिस तरह किसान सब लगे रहते हैं खेतों में भेड़ बकरियों की तरह, उस प्रकार का खेती वहाँ पे नहीं किया जाता। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित मात्रा में और बहुत तकनीकों द्वारा खेती किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फसल उपजाया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें जो प्रश्न उत्तर इसका बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए अगला चैप्टर भी जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।